भारत और तंजानिया के बीच आज होगी द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। तंजानिया के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में किया गया औपचारिक स्वागत। राष्ट्रपति हसन ने राजघाट पर बापू को दी श्रद्धांजलि। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान। चुनाव आयोग आज दोपहर 12 बजे करेगा प्रेस वार्ता। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में होंगे विधानसभा चुनाव। चुनाव आयोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों के दावे पर आज फिर करेगा सुनवाई। दोनों गुटों ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर किया दावा। राजधानी दिल्ली में आज से शुरू होगा भारतीय अंतरिक्ष कॉन्क्लेव। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ और फ्रांसीसी राजदूत करेंगे अंतरिक्ष कॉन्क्लेव को संबोधित। इजरायली सेना और फिलिस्तीनी हमास के बीच जारी संघर्ष में अब तक 1100 से अधिक की मौत। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुई आपात बैठक में इजरायल के राजदूत ने हमास पर युद्ध अपराध का लगाया आरोप। सुरक्षा परिषद में संयुक्त बयान पर नहीं बनी सहमति। एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन कर स्वदेश लौट रहे भारतीय खिलाड़ियों का दिल्ली एयरपोर्ट पर किया गया जोरदार स्वागत। खिलाड़ियों ने देश को समर्पित किए अपने पदक। प्रधानमंत्री कल खिलाड़ियों से करेंगे मुलाकात। क्रिकेट विश्व कप में आज न्यूजीलैंड का नीदरलैंड से होगा मुकाबला। वहीं कल खेले मैच में भारत ने जीत के साथ किया आगाज। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। केएल राहुल ने नाबाद 97 और कोहली ने 85 रन की खेली बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। जानते हैं इन सभी खबरों को अब विस्तार के साथ। भारत दौरे पर आई तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलहू हसन का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी में तीनों सेनाओं ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सामिया सुलहू हसन आज प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। साथ ही सामिया सुलहू हसन अपनी समकक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगी। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। तंजानिया की राष्ट्रपति 10 अक्टूबर को दिल्ली में एक व्यापार और निवेश कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। इस मौके पर तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलहू हसन ने दोनों देशों के बीच दशकों से चले आ रहे उत्कृष्ट संबंधों की सराहना की। First and foremost, I would like to express Tanzanians' appreciation for the excellent existing relationship between our two countries, India and Tanzania, which has been there for decades. So my expectation in this visit is that it's going to open the new avenues for political and economic development, economic cooperation that will lead to strategic partnership of our two countries. So my country is expecting that our bilateral ties that were founded by our forefathers, our founding fathers, Mwalimu Nyerere and Mahatma Gandhi, is going to continue decades after decade and continue with strength. इसके बाद तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलहू हसन ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
और राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद ये भारत की उनकी पहली यात्रा है। तो आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी जिनकी तमाम जो संदेश हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उनको तंजानिया भी बहुत प्रासंगिक मानता है, जिसका जिक्र तंजानिया की राष्ट्रपति कर रही थी। और आज बापू की समाधि पर जाकर उन्होंने नमन किया। साथ ही तंजानिया के राष्ट्रपति ने बापू को जहां यहाँ श्रद्धांजलि दी है, वहीं साफ तौर पर आज से कुछ महीने पहले जब विदेश मंत्री एस जयशंकर वहाँ गए थे, उन्होंने भी कैसे बापू के जो विचार है बहुत प्रासंगिक है उसका जिक्र वहाँ उन्होंने किया था। हमारे साथ मेघना हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं। मेघना, तंजानियाई राष्ट्रपति का जो ये भारतीय दौरा है, किस तरह से दोनों देशों के बीच संबंधों के नए आयाम खोलने वाला है? बिल्कुल, देखिए जैसे हम जानते हैं कि अभी कुछ ही देर में तंजानिया की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाली हैं और द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। कुछ ही क्षणों में हम तस्वीरें देखेंगे जब दोनों ही द्विपक्षीय वार्ता के लिए मिलेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है, यहाँ पर डेवलपमेंट पार्टनरशिप, ट्रेड और बिजनेस को काफी ज्यादा आगे बढ़ाने की बातचीत तो हो सकती है। अगर हम देखें तो तंजानिया और भारत के बीच जो द्विपक्षीय ट्रेड है उसको बढ़ाने के लिहाज से हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जो तंजानिया की हैं उनके साथ तकरीबन 100 बिजनेसमैन का एक डेलीगेशन आया है। उसके साथ कई मंत्री भी आए हैं और उसके अलावा भी तंजानिया की राष्ट्रपति मिलने वाली हैं भारत के बिजनेस लीडर्स को, यहाँ के जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं उनसे मिलने वाली है, ताकि और ज्यादा ट्रेड इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर किया जा सके और जो कि भारत और तंजानिया दोनों के लिहाज से बेनिफिशियल है। उसके अलावा अगर देखते हैं आंचल, तो तंजानिया की तरफ से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होता है भारत में, उसको और ज्यादा किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसके क्षेत्र में क्या हो सकता है, वो चीज एक एक्सप्लोर की जा सकती है। संभावनाएं हैं कल्चर के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन के पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। उसके अलावा भी हेल्थ के क्षेत्र में भी उम्मीद लगाई जा सकती है कि कुछ सामने आएगा। मेडिकल टूरिज्म के लिए काफी ज्यादा लोग तंजानिया और वहाँ के क्षेत्र से आते हैं भारत, लेकिन इसमें भी क्या भारत के बड़े अस्पताल तंजानिया में खोले जा सकते हैं, उसको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। साथ ही क्योंकि एक गोलमेज सम्मेलन भी होगा, क्योंकि एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी तंजानिया की जो राष्ट्रपति है उनके साथ आया है, तो व्यापार के लिहाज से क्या कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं दोनों देशों के बीच? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा फोकस रहे भारत और तंजानिया के रिश्तों की। डॉक्टर एस जयशंकर जब गए थे तंजानिया जुलाई में इसी वर्ष, तब भी उन्होंने बिजनेस के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया था। और अगर हम देखें तो अभी के फिलहाल के जो हाई लेवल विजिट्स हैं, उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर हम देखें तो पिछली बार 2016 में गए थे तंजानिया और तब वहां पर भी उन्होंने इंडियन कम्युनिटी से बातचीत की थी और एमओयू और एग्रीमेंट साइन हुए थे, जिसमें वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, उसके साथ ही कैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज का कोऑपरेशन बढ़ाया जाए उसके ऊपर भी एक एग्रीमेंट हुआ था। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जांजिबार में सेटअप किया जाए, उसके लिए भी एक एमओयू साइन हुआ था। और वाटर सप्लाई, क्योंकि एक वाटर पार्टनरशिप रही है भारत और तंजानिया के बीच में, तो उसके लिए भी एक जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो भारत ने तंजानिया को दिया था। उसके अलावा हम अगर बायलैटरल ट्रेड की बात करते हैं तो जो इकोनॉमिक रिलेशन रहे हैं काफी ज्यादा अहम रहे हैं। अगर हम देखें बड़ा इन्वेस्टमेंट का सोर्स रहा है भारत तंजानिया के लिए। और उसके अलावा भी अगर हम देखें तो तंजानिया कई ऐसे कंपनीज हैं भारत की जो तंजानिया में इन्वेस्ट कर रही हैं। इंडिया का सबसे बड़ा अगर बड़े एक्सपोर्ट तंजानिया के लिए हम देखें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की है, फार्मास्यूटिकल्स की है, केमिकल की है, इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, ऐसी कई चीजें हैं जो भारत तंजानिया को एक्सपोर्ट करता है। तो ऐसे में उसको और कैसे बढ़ाया जाए वो एक बेशक एक बड़ा फोकस रहेगा। एक राउंड टेबल भी होने वाला है, जैसा आप बता रही हैं, एक राउंड टेबल भी होने की संभावना है जिसमें भारत के बिजनेस लीडर्स मौजूद होंगे। और क्योंकि एक बहुत बड़ा बिजनेस डेलीगेशन तंजानिया के राष्ट्रपति के साथ आया है तो उनके आपस बीच में भी क्या और कोलैबोरेशन और क्या कोऑपरेशन हो सकता है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे, उस पर बेशक बहुत बड़ा फोकस होगा। एक चीज़ और तंजानिया और भारत को जोड़ती है
मेघना, वो ये है महात्मा गांधी के विचार, जिसका जिक्र तंजानियाई राष्ट्रपति ने भी यहाँ किया जब उनका औपचारिक स्वागत किया। और जब विदेश मंत्री एस जयशंकर भी गए थे तंजानिया, वहाँ पर भी उन्होंने किया था। किस तरह से ये जो एक संबंध है वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट में भी इजाफा करेगा आने वाले समय में भारत और तंजानिया के बीच? देखिए, अगर हम 2020 के आंकड़ों के आसपास से देखें आंचल, तो 50,000 के आसपास भारतवंशी जो हैं वो तंजानिया में रहते हैं। दर एस सलाम हुआ, डोडोमा हुआ, ज़ांज़ीबार हुआ, मोरोगोरो हुआ, ऐसे कई जगहों पर भारतवंशी वहां पर रहते हैं। तो अगर हम देखें तो पिछले 2-3 सालों में ये जो आंकड़ा है वो बढ़ा ही होगा। तो मतलब 60-70 हजार के आसपास भारतवंशी तंजानिया में रह रहे हों। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जैसे हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की बात करें, या जिस तरीके से एजुकेशन कोऑपरेशन को बढ़ाया जा रहा है, पीपल टू पीपल टाइज और मजबूत होने की संभावना है। क्योंकि जब हम देख रहे हैं आईटी मद्रास, क्योंकि आईटी मद्रास का कोई भी कैंपस पूरी दुनिया में बाहर, देश के बाहर कोई भी कैंपस स्थापित नहीं हुआ है। तो ऐसे में जब हम देख रहे हैं कि आईटी मद्रास के लिए जो एमओयू साइन हुआ है ज़ांज़ीबार में जो सेटअप होगा, वो एक बहुत बड़ा अहम कदम है एजुकेशन के क्षेत्र में जो भारत ने लिया है। स्किल डेवलपमेंट, अगर स्किल डेवलपमेंट की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो इन क्षेत्रों में भी किस तरीके से उस क्षेत्र को मदद की जाए उस पर भारत का फोकस रहा है। और हमने हाल ही में तंजानिया के विदेश मंत्री से बात की तो उनका भी यही कहना था कि क्रिटिकल डेवलपमेंट में भारत मदद कर रहा है तंजानिया की, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बात है, स्किल डेवलपमेंट की बात है और एजुकेशन की बात है। उसके अलावा अगर देखें तो आईटी मद्रास का जो सक्सेस होगा वो मदद कर सकता है कि भारत की और भी जो यूनिवर्सिटियां हैं वो यूनिवर्सिटीज तंजानिया में अपने ऑफशोर कैंपसेस खोलने में दिलचस्पी दिखाएं, जिससे कि वहां के आसपास के इलाकों को काफी ज्यादा मदद मिल सकती है। और जहां तक हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो बेशक भारत पिछले अगर हम देखें 1 साल से काफी ज्यादा मल्टीलैटरल फोरम्स की बात हो या बायलैटरल बातचीत में हो, हर बार भारत कोशिश करता है कि ग्लोबल साउथ की जो कंसर्न्स हैं उसको भी मल्टीलैटरल फोरम्स पे उसकी आवाज उठाए और उसके बारे में बात करें। चलिए, आप नज़र बनाए रखिएगा। जैसे ही हैदराबाद हाउस पहुंचेंगी तंजानियाई राष्ट्रपति, तब हम फिर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो भारत दौरे पर आई हुई हैं तंजानियाई राष्ट्रपति, इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम साझा करेंगे आपके साथ। लेकिन अब रुख करते हैं अगली खबर का। तो भारतीय निर्वाचन आयोग आज 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की जो तारीखें हैं उसकी घोषणा करने वाला है। इस संबंध में नई दिल्ली स्थित निर्वाचन आयोग दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी राज्यों में आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। 40 सदस्यों वाली मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल दिसंबर में खत्म हो रहा है, जबकि 90 सदस्यों वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा का कार्यकाल जनवरी में खत्म हो जाएगा। 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा और 200 जो सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा है और 119 सदस्यों वाली तेलंगाना विधानसभा का कार्यकाल भी जनवरी में ही खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग की टीम पिछले 2 महीनों से लगातार इन 5 राज्यों का दौरा कर रही थी ताकि तैयारियों का जायजा लिया जा सके। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़ गए हैं। ऋषि, अब सबकी निगाहें हैं कि 12 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा इलेक्शन कमीशन, तो कितने चरणों में और किन तारीखों पर ऐलान किया जाएगा इन 5 राज्यों के लिए चुनावों के लिहाज से? देखिए, जहाँ तक इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों की बात करें तो निश्चित तौर से अब कुछ ही समय बचा है, जबकि चुनाव आयोग दोपहर 12 बजे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो पहले तो तत्काल इस सभी क्षेत्र में, यानी कि इन 5 विधानसभा वाले राज्यों में जहां पर चुनाव हो रहे हैं तो तत्काल जो है आचार संहिता लागू हो जाएगी। और जहां तक तारीखों की बात करें तो निश्चित तौर से तारीखों को लेकर चुनाव आयोग ने पूरी कवायद की है। इन सभी राज्यों में जाकर अपनी टीम के माध्यम से और खुद जाकर ये तफ्तीश की है कि क्या क्या वहाँ की जरूरतें हैं और कौन से ऐसे तिथियां हैं जहां पर ये चुनाव हों तो अधिक से अधिक मतदान का प्रतिशत रहे। इस लिहाज से देखें तो आयोग ने सभी राज्यों में अपनी दौरे के समय पर जो राजनीतिक दल हैं और जो लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उनके साथ बैठक में ये जानकारी ली थी कि तारीखें कब से कब के बीच में होनी चाहिए। तो निश्चित तौर से इस मामले में आयोग के पास जो इनपुट्स हैं, जिसमें त्योहारों का कंसिडरेशन है और सुरक्षा के पहलू हैं और साथ ही साथ
जो मौसम है उसको लेकर भी जो कंसिडरेशन है उसके लिहाज से देखें तो आने वाले समय में जो कि 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में जो तिथियां हैं उनमें से कुछ भी तिथियों को अपने हिसाब से आयोग के पास इनपुट्स जो मिले उसके आधार पर वो तिथियां हो सकती हैं। लेकिन निश्चित तौर से आयोग ने जो अब तक तैयारियां की हैं इन सभी 5 राज्यों में वो मुकम्मल हैं। और जो ऑब्जर्वर्स की मीटिंग के दौरान भी आयोग ने ये सुनिश्चित किया था कि जब उनके पर्यवेक्षक इन राज्यों में जाएं तो आचार संहिता के साथ साथ जो दिशा निर्देश हैं उनका कड़ाई से पालन हो। और इसी साफ तौर पर 5 राज्यों में ये जो लोकतंत्र का पर्व है, चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए खास तौर पर पारदर्शी हो, बेझिझक लोग आकर वोट करें, उस लिहाज से भी जब आज तारीखों का ऐलान होगा तो जो तैयारी जिसका जायजा चुनाव आयोग लेकर आया है उसकी भी बानगी इसमें देखी जाएगी। बिल्कुल, देखिए चुनाव का निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराना चुनाव आयोग का मैंडेट है और संविधान उन्हें ये शक्ति देता है कि जब चुनाव कराए जाते हैं तब उस समय आयोग के पास ये शक्तियां असीमित हो जाती हैं। और हम देखते हैं कि 6 महीने से लेकर आखिरी के 3 महीनों के दौरान जो आयोग तैयारी करता है उसमें ये सीधे ले चल रहे हैं आपको हैदराबाद हाउस, जहां पर तंजानियाई राष्ट्रपति यहां पर पहुंच चुकी हैं और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ हैं। और ये भारत दौरे पर तंजानियाई राष्ट्रपति यहां पहुंची हैं, पहला भारत दौरा है उनका। उस लिहाज से इस दौरे से बहुत से समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद है और ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। साफ तौर पर जिस तरह से तंजानियाई राष्ट्रपति ने अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल होने पर भारत की प्रशंसा की, साथ ही विदेश मंत्री के साथ भी मुलाकात करने पर उन्होंने कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की। और आज प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है तंजानियाई राष्ट्रपति की। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं हैदराबाद हाउस से, जहां पर तंजानियाई राष्ट्रपति यहां पहुंची हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने अभी हाथ मिलाया है। और उससे कुछ देर पहले उनका औपचारिक स्वागत किया गया था राष्ट्रपति भवन में। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि किस तरह से आने वाले समय में भारत और तंजानिया के जो रिश्ते हैं वो और मजबूत होंगे और अगले 3 वर्षों में 10 अरब अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हासिल करने का मादा रखते हैं दोनों देश। इसीलिए एक प्रतिनिधिमंडल भी यहाँ पर पहुँचा हुआ है जो अब गोल में सम्मेलन होगा, खासतौर पर निवेशकों और व्यापारियों से जुड़ा हुआ, उस पर भी लगातार हमारी नज़र रहेगी। तो आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें हैदराबाद हाउस से, जहाँ पर राष्ट्रपति तंजानिया के जो राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूहु हसन, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। साफ तौर पर उनका मानना है कि तंजानिया के लिए ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर समझौता होने की उम्मीद है। रक्षा क्षेत्र की बात की जाए, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की बात करें, मेडिकल टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है तंजानिया के लिए। और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की जब बात की जाती है तो तंजानिया में जो भारतीय पॉपुलेशन है या तंजानिया के जो लोग हैं वो भारतीय सिनेमा, भारतीय कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। आगे भी जब इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स आएंगी हम आपसे साझा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें कि कुछ देर पहले तंजानिया की राष्ट्रपति को औपचारिक स्वागत उनका किया गया था राष्ट्रपति भवन में। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। और औपचारिक स्वागत करने के बाद जिस तरह से तंजानियाई राष्ट्रपति ने ये कहा था कि दोनों देशों के लिए रक्षा क्षेत्र के साथ साथ बहुत से ऐसे नए क्षेत्र हैं जहां पर कई सारे समझौतों के साथ साथ एक नए रिश्तों की इबारत लिखने की बात कही। और 80 के दशक से दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी प्रगाढ़ रहे हैं और वैश्विक दक्षिण में चीन के प्रभाव पर नियंत्रण के लिए तंजानिया का सहयोग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और तंजानिया की अगर अहमियत की बात की जाए भारत के लिए तो बहुत से बहुमूल्य खनिज, जिसमें हम हीरा, निकल, कोयला की बात करते हैं, यूरेनियम भी प्रचुर मात्रा में यहाँ मौजूद है। उस लिहाज से भारत और तंजानिया अहम साझेदार हैं। साथ ही साथ क्योंकि तंजानिया की तट रेखा जो है वो 1424 किलोमीटर लंबी है, यहाँ पर भारी मात्रा में नेचुरल गैस और कच्चा तेल मिलने की संभावना है। तो तमाम ये वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर भारत नए वैकल्पिक आयामों की बात कर रहा है। तंजानिया ने अपने कई जो नीतियाँ, विदेश नीति है, उसमें भी कई बार बदलाव किया है। उदार नीति अपनाते हुए तंजानिया लगातार आगे बढ़ता हुआ, और उस लिहाज से जब हम बात करते हैं दोनों देशों को आगे बढ़ने की तो उसमें तंजानिया एक अहम साझेदार
बन सकता है। और आज का दिन काफ़ी अहम है, जहां राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होनी है तंजानिया राष्ट्रपति की, और द्विपक्षीय ये वार्ता रहेगी। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल शाम तंजानिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा भी था कि वो बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं उनसे मिलने के बाद। और जब जुलाई में विदेश मंत्री गए थे तंजानिया, वहाँ पर भी जिस तरह से उनका स्वागत किया गया और जो भारतीय समुदाय की तरफ से उन्होंने आदर सत्कार तो देखा ही, साथ ये देखा कि किस तरह से तंजानिया में रह रहे लोग भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति और लोकतंत्र की इस ताकत को समझते हैं और पहचानते हैं। इसका जिक्र अपने दौरे के बाद भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। तो मेडिकल टूरिज्म जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि जिस तरह से हमारी संवाददाता बता रही थी कि मेडिकल टूरिज्म यानी मेडिकल असिस्टेंस के लिए तंजानिया के लोग भारत आते हैं, कैसे इस सेक्टर को नया आयाम मिलता हुआ नजर आएगा इस यात्रा से। मेघना हमारे साथ जुड़ी हुई है। मेघना, हम सीधी तस्वीरें हैदराबाद हाउस से दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, और कुछ ही देर में द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है तंजानिया राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जब हमने अभी सुना तंजानिया राष्ट्रपति को, तो उन्होंने कहा कि कैसे यूरोपीय संघ का G20 में शामिल होना भारत, जो ग्लोबल साउथ की आवाज का अग्रणी देश है, इसको परिलक्षित करता है। मेघना, देखिए, जब भारत को G20 की अध्यक्षता मिली थी दिसंबर पिछले साल, उसके बाद ही हमने देखा कि जनवरी में ही भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया था, जिसमें कई देशों ने हिस्सा लिया, ग्लोबल साउथ के कई देशों ने हिस्सा लिया। और उसके बाद भारत ने कवायद जोरों से शुरू कर दी थी कि किस तरीके से अफ्रीकन यूनियन को G20 के ब्लॉक में शामिल किया जाए, एक परमानेंट सीट मिले G20 के टेबल पर अफ्रीकन यूनियन को भी। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई मामलों में हम देखते हैं कि डेवलपिंग वर्ल्ड की जो आवाज है वो मल्टीलैटरल फोरम्स पर उतनी बुलंदी से नहीं सामने आती है जितना उसे आना चाहिए। जो डेवलपिंग वर्ल्ड का, ग्लोबल साउथ का जो कंसर्न है वो सामने रखना जरूरी है। क्लाइमेट चेंज की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, या अन्य क्षेत्रों में जो जिस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तो कई ऐसी चीजें हैं जो ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स हैं जिसे मल्टीलैटरल फोरम्स पर उठाने की आवश्यकता थी। भारत ने इस बात को समझा और एक तरीके से पूरा जोर लगाया कि अफ्रीकन यूनियन को G20 के ब्लॉक में शामिल किया जाए, और उसके बाद हमने देखा समिट में इसे शामिल कर लिया गया। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम देखते हैं तो अगर हम तंजानिया की बात करें तो जिस किस्म का पार्टनरशिप भारत का रहा है तंजानिया के साथ, हिस्टोरिकल लिंकेजेस रहे हैं, कल्चरल लिंकेजेस भी रहे हैं, लेकिन अब उसको ट्रेड और बिजनेस में किस तरीके से और ज्यादा गति मिले, कैसे उसे ट्रांसफॉर्म किया जा सके, इस पर बेशक फोकस नजर आ रहा है इस यात्रा का। क्योंकि राउंड टेबल की बात करें, बिजनेस राउंड टेबल की बात करें, व्यापार जगत से मिलने की बात करें, तो ऐसे कई चीजों पर फोकस है, ऐसी कई चीजों पर समय दिया जा रहा है इस यात्रा में। तो बेशक ये एजेंडा का मुख्य हिस्सा हम मान सकते हैं कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा इस पूरी यात्रा का। चलिए, तो आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। मेघना, इन तमाम जानकारियों के बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? पापा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते कुछ अन्य खबरों का। आगामी विधानसभा चुनाव पर छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा, भाजपा चुनाव के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ की जनता भी 5 साल तक राज्य को लूटने, धोखा देने, ठगने वाली सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार। उन्होंने कहा कि जनता छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए मतदान करने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनाव के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ की जनता भी तैयार बैठी है कि जो 4.25 साल तक जिस सरकार ने धोखा दिया, ठगा, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया, माफियाओं का गढ़ बना दिया, विकास को अवरुद्ध कर दिया, और जिसने ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया, ऐसी सरकार को सबक सिखाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता तैयार बैठी है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता छत्तीसगढ़ की खुशहाली, छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए मतदान करने के लिए तैयार है। और विधानसभा चुनाव की तारीखों के सवाल पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि भाजपा पूरी तैयारी से चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। डबल इंजन की जो परिभाषा प्रधानमंत्री की अगुवाई में पूरे देश में स्थापित हुई है, उसका बहुत सफल मॉडल मध्य प्रदेश में लागू हुआ। हमारे नेताओं ने घोषणा की है कि अब की बार 150 पार, हम 150 से ज्यादा सीटें जीतकर मध्य प्रदेश में फिर से अपनी सरकार बनाएंगे। डबल इंजन की सरकार की जो परिभाषा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में स्थापित हुई है और उसका बहुत ही सफल मॉडल मध्य प्रदेश में लागू हुआ है। कल्याणकारी राज्य, विकसित राज्य, तेज गति से विकास करने वाला और जनता के कल्याण करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरह तैयार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए। पूरी तरह से डिक्लेयर किया है कि इस बार 150 पार, तो 150 पार से ज्यादा से सरकार हम बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में जीत। और भोपाल से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत इस खबर पर। अजीत, अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, लेकिन विश्वास सारंग का जो विश्वास है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 150 से पार सीटें लाने की बात कही जा रही है मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर। देखिए, सिर्फ विश्वास सारंग ही नहीं, जितने भी मध्य प्रदेश में टॉप लीडर्स हैं बीजेपी के, और हम बात करें जितने भी यहाँ पर मंत्री हैं, वो लगातार इस पर दावा कर रहे हैं। और लगातार देखिए तमाम जो योजनाएं चली है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर उनको विश्वास है कि बीजेपी जो है एक बार फिर वापसी करेगी और बड़े बहुमत के साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश में वापसी करेगी। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कई चुनाव में जो है बीजेपी को लगातार बहुमत मिला है, लेकिन पिछले चुनाव जो थे विधानसभा के, उसमें थोड़ा सा अंतर रह गया था बीजेपी को सीटों को लेकर, क्योंकि बीजेपी को उसमें 109 और कांग्रेस को 114 सीटें उसमें मिली थी। बाद में हालांकि उपचुनाव में बीजेपी ने सरकार अपनी बना ली थी। देखिए, विधानसभा चुनाव का आज ऐलान होने जा रहा है, तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, लेकिन उसके पहले से ही मध्य प्रदेश में लगातार राजनीतिक माहौल गर्म है और लगातार तमाम जो है जन हितैषी की जो योजनाएं हैं उनको अमली जामा पहनाने के लिए तमाम कोशिशें यहाँ पर की जा रही है। लगातार तमाम योजनाओं की घोषणाएं। चलिए, अजीत से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो लगातार चुनाव से जुड़ी हम खबरें आपको बता रहे हैं। वहीं एक और खबर जो कि महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है वो ये है कि चुनाव आयोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों के दावे पर आज फिर सुनवाई करेगा और दोनों गुटों ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा किया। दोनों दलों की बात की जाए, दोनों ही दल जो है लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। हालांकि तारीखों अभी नहीं हुआ है। और इससे पहले शुक्रवार को चुनाव आयोग ने शरद पवार और अजीत पवार के गुट की याचिका पर सुनवाई की थी। इस दौरान अजीत पवार गुट ने 42 विधायकों के समर्थन का दावा किया। इस पूरे विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब अजीत पवार महाराष्ट्र में एनडीए सरकार में शामिल हो गए। इसके बाद अजीत ने एनसीपी पर अपना दावा भी ठोक दिया। अजीत पवार के इस कदम के खिलाफ शरद पवार ने चुनाव आयोग का रुख किया। अब दोनों गुटों को चुनाव आयोग के सामने अपना अपना पक्ष रखना है। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने शरद पवार गुट के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अजीत पवार गुट की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि अजीत पवार को एनसीपी का अध्यक्ष घोषित किया जाना चाहिए और चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के प्रावधानों के तहत पार्टी का प्रतीक चिन्ह भी आवंटित कर देना चाहिए।
और जैसा कि हमने आपको बताया कि तंजानियाई राष्ट्रपति जो हैं वो भारत दौरे पर हैं। कुछ देर पहले उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ हैदराबाद हाउस में जो मुलाकात की है, द्विपक्षीय वार्ता जो हुई है, ये उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तंजानिया और भारत के बीच के संबंधों को नया आयाम देने के लिए इस यात्रा का अहम महत्व है। ख़ास तौर पर रक्षा क्षेत्र, मेडिकल टूरिज़्म के लिहाज से ये यात्रा बहुत अहम मानी जा रही है। और जो तंजानिया के विदेश मंत्री हैं वो तो कुछ समय से भारत में ही हैं और भारतीय विदेश मंत्री ने भी जुलाई में तंजानिया का दौरा किया था। तो दोनों देश रक्षा, मेडिकल टूरिज़्म, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के तमाम जो एक क्षेत्र हैं उसमें नई इबारत लिखने को तैयार है। तो जो प्रतिनिधि मंडल भी आया हुआ है तंजानिया के साथ, ख़ास तौर पे अगर व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल की बात की जाए तो उस लिहाज से भी ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है कि कौन कौन सी ऐसी तंजानिया की कंपनीज हैं जो भारत में आकर निवेश करना चाहती हैं और भारत कौन कौन से ऐसे अहम क्षेत्र होंगे जो वो तंजानिया में निवेश करेगा। और ख़ास तौर पर जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, ऐसे बहुत से भारतीय छात्र हैं जो तंजानिया में पढ़ते हैं और तंजानियाई छात्रों का भी भारतीय एजुकेशन सिस्टम में अहम झुकाव है। इसका जिक्र पहले भी किया जा चुका है। तो ये तस्वीरें हैदराबाद हाउस की, जहाँ पर द्विपक्षीय वार्ता हुई है तंजानियाई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। रुक करते अगली खबर का। जम्मू कश्मीर के कटरा इलाके में त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित वैष्णो देवी मंदिर के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं कल से महंगी हो जाएंगी, क्योंकि तीर्थ यात्रियों को हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने वाली विमानन कंपनी ने हवाई किराए बढ़ाने का फैसला लिया है। तीर्थ यात्रियों को कल से कटरा और सांची छत के बीच हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ उठाने के लिए अधिक भुगतान करना होगा। अगले 3 वर्षों के लिए अनुबंध हासिल करने वाली विमानन कंपनी ने एक तरफ का हवाई किराया प्रति व्यक्ति 2100 रुपये और दोनों तरफ के लिए प्रति व्यक्ति 4200 रुपये रखा है। पहले कटरा से सांची छत के बीच एक तरफ का टिकट 1820 रुपये प्रति व्यक्ति था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 12 अक्टूबर तक इटली और फ्रांस का दौरा करने वाले हैं और अपने 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में रक्षा मंत्री रोम में इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रिसेटो से मुलाकात करेंगे। मार्च 2023 में इटली के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच संबंधों को रणनीतिक भागीदारी तक बढ़ाया गया था। यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण के दौरान राजनाथ सिंह पेरिस में अपने समकक्ष फ्रांसीसी सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नु के साथ 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता में सम्मिलित होंगे। भारत और फ्रांस ने हाल ही में रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरा होने का उत्सव मनाया था। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण औद्योगिक सहयोग सहित सशक्त और व्यापक द्विपक्षीय रक्षा संबंध हैं। रोम और पेरिस में रक्षा मंत्री औद्योगिक सहयोग के संभावित अवसरों पर चर्चा करने के लिए रक्षा उद्योग के सीईओ और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करेंगे। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। गुजरात के वलसाड में जहां पहली सुरंग बन चुकी है, वहीं पहली स्टील ब्रिज का निर्माण भी सूरत में किया जा रहा है। साथ ही नदी पर ब्रिज भी बन रहे हैं। किन किन बाधाओं को पार करते हुए भारतीय रेल बुलेट ट्रेन दौड़ाने के लिए संकल्पित है, देखते हैं ग्राउंड जीरो से संवाददाता राजेश राज की रिपोर्ट। जापान के सहयोग से बनने वाली मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का काम तेजी से किया जा रहा है। इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है और इस परियोजना में गुजरात में बनने वाली एकमात्र सुरंग की खुदाई का काम पूरा हो चुका है। महाराष्ट्र गुजरात की सीमा पर वलसाड जिले के गांव के समीप पहाड़ी में बनने वाली सुरंग के दक्षिणी छोर को इंजीनियर्स ने नियंत्रित विस्फोट के जरिए खोल दिया। दक्षिणी छोर से कुछ मीटर दूर महाराष्ट्र की सीमा शुरू हो जाती है। ये सुरंग कुल मिलाकर 350 मीटर लंबी होगी। ये भारतीय रेल की एक बड़ी कामयाबी है। टोटल 350 मीटर में हमने 120 टोटल ब्लास्ट किए, 2 मीटर हाइट 2.5 मीटर के, और ये हमारा काम नवंबर में शुरू हुआ था। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 11 मंथ से कम समय में हमने पूरा टनल का बैक थ्रू का काम कर दिया। हम अभी जमीन से तकरीबन 18 मीटर ऊपर
हवा में है और यहाँ पर ट्रैक बनाने का काम जो है बहुत मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है। तकरीबन 508 किलोमीटर लंबी इस ट्रैक के निर्माण का कार्य जो है बहुत तेजी से किया जा रहा है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर काम प्रगति पर है। गुजरात के नवसारी में रेलवे ट्रैक बेड बिछाने का काम तेजी से जारी है। जमीन से तकरीबन कई मीटर से ज्यादा ऊपर बुलेट ट्रेन के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसका जायजा लेने के लिए डीडी न्यूज की टीम दिल्ली से नवसारी पहुंची। डीडी न्यूज की टीम ने मुआयना में ये पाया कि ट्रैक के दोनों तरफ ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दीवारें खड़ी की जा रही हैं, जो इसकी विलक्षणता को दिखाती हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट है इसलिए है क्योंकि अभी तक हमारे देश में कोई भी हाई स्पीड ट्रेन नहीं चल रही है, तो उस मायने में ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और हम ये जापानीज टेक्नोलॉजी के आधार पर यहाँ पर ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो मुंबई अहमदाबाद को जोड़ेगा। भारतीय रेल तकनीकी बाधाओं और भौगोलिक चुनौतियों से निपटते हुए रेल पटरियां बिछाने के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। बुलेट ट्रेन के परिचालन के लिए भी रेलवे ने कई तरह की चुनौतियों को पार करते हुए पर्वतों और पहाड़ों को तोड़कर 8 सुरंग बनाने का रोड मैप रखा है, जिससे जमीन के भीतर भी एक सुरंग तैयार की जाएगी। 28 स्टील के ब्रिज बनाए जा रहे हैं और नदियों के ऊपर भी ब्रिज बनाकर बुलेट ट्रेन की राह आसान की जा रही है। सूरत में एक ऐसे स्टील ब्रिज का निर्माण कार्य किया गया, जिसका जायजा डीडी न्यूज की टीम ने लिया। भारतीय रेल को दुर्गम रास्तों पर पटरियां बिछाने में महारत हासिल है। चाहे नदी हो, नाले हो, पर्वत हो, पठार हो, धरती के भीतर हो या फिर पहाड़ों का सीना काटकर सुरंग बनाने का मसला हो, भारतीय रेल हमेशा से पटरियां बिछाने के मामले में उसे महारत हासिल है। स्टील के ब्रिज बनाए जा रहे हैं, नदी पर रिवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं, टनल जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, धरती के भीतर सुरंग, पहाड़ को काटकर सुरंग बनाने की कोशिश की जा रही है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई 508 किलोमीटर है, जिसमें गुजरात और दादरा नगर हवेली में 352 किलोमीटर और महाराष्ट्र में 156 किलोमीटर डेडिकेटेड रेल लाइन तैयार करने की योजना बनाई गई है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल लाइन पर कुल 12 रेलवे स्टेशन होंगे, जो सामान्य स्टेशन से अलग होंगे। इसमें साबरमती, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलिमोरा, वापी, बोईसर, विरार, थाने और मुंबई के नाम सूचीबद्ध हैं। ये दूरी 2 घंटे 7 मिनट में तय की जाएगी, जबकि अभी हवाई जहाज के लिए 1 घंटा 10 मिनट, रेल से 5 से 6 घंटे, कार से 8 घंटे और बस से लगभग 9.5 घंटे की यात्रा मुसाफिरों को करनी होती है। गुजरात से राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रुख करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर युद्ध के हालात पैदा होने से हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार पर नकारात्मक असर पड़ा। आज शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 500 अंक तक फिसल गया, वहीं दूसरी ओर निफ्टी भी 140 अंक टूटकर 19,500 के करीब पहुंच गया था। इससे पहले कारोबारी दिवस की बात करें तो शुक्रवार को घरेलू बाजार में बढ़िया खरीदारी दिखी थी। इजराइल और हमास के बीच शुरू युद्ध को देखते हुए आज ग्लोबल मार्केट्स पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। हालांकि पिछले कारोबारी सत्र के दौरान शुक्रवार को अमेरिकी बाजार बढ़त के साथ बंद हुए, लेकिन आज डाउ जोन्स फ्यूचर्स करीब 250 अंक की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जंग का असर आज एशियाई बाजारों पर भी साफ साफ देखा गया। एशिया के 9 बाजारों में से 5 के सूचकांक गिरावट में लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि एक सूचकांक बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बात कच्चे तेल की करें तो उनकी कीमत में कुछ उछाल हुआ। ब्रेंट क्रूड की अगर बात की जाए तो वो आज $88 प्रति बैरल और WTI क्रूड $87 प्रति बैरल के करीब पहुंचा। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस विपणन कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया। और एक नज़र कारोबार जगत की कुछ और खबरों पर। ब्रिटेन का 30 सदस्यीय आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल भारत से मुक्त व्यापार समझौते के शेष मुद्दों पर आज से भारतीय दल के साथ इसके अगले दौर की बातचीत शुरू करेगा। दोनों देशों ने हाल ही में 13वें दौर की वार्ता संपन्न की है। वार्ता को गति देने के लिए वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल के नेतृत्व में एक दल पिछले सप्ताह लंदन गया था। भारत और सऊदी अरब ने इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, हरित और स्वच्छ हाइड्रोजन तथा बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच बिजली की आपूर्ति, हरित और स्वच्छ हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा संबंधित साजो सामान की आपूर्ति को बनाए रखना है।
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने देश में और नागरिक विमानन अवसंरचना के विकास के लिए 8,800 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूर किया है। IIFCL के प्रबंध निदेशक ने बताया कि सरकार का देश में नागरिक विमानन क्षेत्र को विकसित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य। और सीधे चलते आपको मुंबई, जहां सर्बानंद सोनोवाल संबोधन दे रहे हैं। So I believe this is very much there in this traditional system of medicine. और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा है कि दोनों सिस्टम को अब एक साथ चलना होगा, मॉडर्न और ट्रेडिशनल। दोनों में शक्ति है, दोनों सिस्टम का मकसद एक ही है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। इफ इट इज सो, why don't you work together? You develop a holistic working relationship and provide the best possible service to the mankind for the prevention of disease and preservation of health. इसलिए आज इंटीग्रेटिव सिस्टम मेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हुए हैं। हमारी भारत सरकार की हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एक साथ मिलकर हम लोगों ने कई कदम उठाए हैं और आज हमारा लक्ष्य यही है कि एम्स से लेकर स्टेट हॉस्पिटल हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अप टू द आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष फार्मेसी एट ऑल लेवल, ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल, एट ऑल लेवल, वी मस्ट मेक दिस होल सिस्टम अवेलेबल फॉर द चॉइस ऑफ द पेशेंट्स, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल। विल हैव टू गो हैंड इन हैंड। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको मन बनाने होंगे। इसलिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और केंद्रीय सरकार, दोनों सरकार को मिल कर ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट, वी ऑल अंडरस्टैंड इट। इसलिए राज्य सरकार को भी इस सिलसिले में हम कैसे मदद करें और इसके लिए हमारी जो मदद सही समय पे काम में कैसे आए, इस विषय को चर्चा करने के लिए आज इस बैठक को बुलाया गया है। क्योंकि देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग हो, इक्विपमेंट हो, फर्नीचर हो, क्वालिटी मैन पावर हो, सारे सिस्टम को खड़ा करने के लिए हमें ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ही होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के सिलसिले में राज्य सरकार को प्रमुख भूमिका लेना होगा। भारत सरकार की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के आधारित जो भी सपोर्ट दिया जाएगा, इस सपोर्ट को अगर आप सही समय पर लागू करें within a time frame, then the people of the country will be highly benefited. So I believe in that direction we will have to move together. और आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जो मौका दी है, सुनहरा मौका दी, उनके नेतृत्व में आज आयुष कहां से कहां तक चल पड़े। पहले 2014 तक आयुष एक मामूली विभाग हुआ करता था, आप सबको मालूम है। और आइए अब रुख करते हैं नई दिल्ली का, जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि खाद्य प्रणाली पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन को कर रहे हैं संबोधित। निवेश जारी रखने की जरूरत है, वहीं जलवायु परिवर्तन और अन्य खाद्य प्रणालियों के तनाव की चुनौतियों से भी हम सबको मिलकर निपटने की आवश्यकता है। हमें यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम समग्र रूप से खाद्य प्रणालियों की उत्पादकता और अनुकूलन को बढ़ाने के लिए सभी नवाचारों और नीतियों में लैंगिक समानता और सामाजिक समावेशन को मजबूत करने के लिए वैश्विक लक्ष्यों को एकीकृत करें। इन चुनौतियों से एक साथ निपटना संभव है और बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। निस्संदेह कृषि खाद्य प्रणालियों में लैंगिक व सामाजिक समानता होने से बेहतर खाद्य सुरक्षा, निर्धनता में कमी और सभी के लिए बेहतर पोषण, स्वास्थ्य के साथ साथ बेहतर खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन करके इन्हें अधिक अनुकूल और दीर्घकालिक बनाने में सहायता मिल सकती है। यहाँ मुझे दिल्ली में G20 नेताओं के घोषणा पत्र का उल्लेख करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इसमें महिलाओं की खाद्य सुरक्षा, पोषण एवं तंदुरुस्ती पर बल दिया गया है। महिलाओं की खाद्य सुरक्षा, पोषण एवं पोषण व्यक्तिगत और सामुदायिक विकास की आधारशिला है, क्योंकि इसमें महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ बच्चों, परिवार, समुदाय की बेहतरी की बुनियाद पड़ती है।
इस दिशा में हम समावेशी, टिकाऊ एवं अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें सुलभ, किफायती, सुरक्षित, पौष्टिक भोजन, स्कूली भोजन कार्यक्रमों में स्वास्थ्यकर आहार सहायता एवं महिलाओं के लिए समावेशी एग्री वैल्यू चेन और प्रणालियों के लिए नवाचार को प्रोत्साहन देना शामिल है। हम भूख व कुपोषण को समाप्त करने में नए वित्तीय साधनों, सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों द्वारा शक्ति प्रदान करके लैंगिक उत्तरदायी और आयु संवेदनशील पोषण तथा खाद्य प्रणालियों में सुधार करने का भी प्रयास करते हैं। घोषणा पत्र में लैंगिक समावेशी जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाने का आह्वान किया गया है। इस दिशा में घोषणा पत्र में जलवायु परिवर्तन में कमी और अनुकूलन तथा पर्यावरण संबंधी मामलों में और आपदा जोखिम को कम करने की कार्य योजना व नीतिगत ढांचे को तैयार करने में महिला भागीदारी, निर्णय लेने व नेतृत्व को समर्थन देने और बढ़ाने का आह्वान किया गया है। शिखर सम्मेलन में G20 महिला मंत्री स्तरीय समर्थन करने के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण पर एक नया कार्य समूह बनाने पर सहमति हुई है। हम आशा करते हैं कि अगले वर्ष ब्राजील द्वारा G20 की अध्यक्षता के दौरान इस कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस पृष्ठभूमि में चुनौतियों का सामना करने के लिए वर्तमान सम्मेलन का बड़ा महत्व है और हमें न्यायोचित, लैंगिक, समावेशी कृषि खाद्य प्रणाली को सृजित करने के लिए भारत और दुनिया भर में कहीं भी किए गए प्रयासों को लेकर एक होकर कार्य करने की जरूरत है। यहाँ एकत्र महानुभावों के विचारों का अनुसरण करते हुए प्रणालियों और प्रक्रियाओं का सृजन करने से निश्चय ही कृषि लैंगिक समानता संबंधी चुनौतियों को दूर करने में मदद मिलेगी। और आप सुन रहे थे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को, जो कृषि खाद्य प्रणाली पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किस तरह से कृषि खाद्य प्रणाली में जो लैंगिक असमानता है उसकी चुनौतियों से हमें पार पाना होगा। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। इजरायली सेना और फिलिस्तीनी हमास के बीच जारी संघर्ष में अब तक 1100 से अधिक लोगों की मौत हुई है। हमास के आतंकी हमलों में इजराइल में मरने वालों की संख्या 700 के पार हो गई और 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना की जवाबी कार्रवाई में 400 से अधिक लोग मारे गए। हमास द्वारा गाजा पट्टी से इजराइल के अशकलोन के ऊपर लगातार रॉकेट लॉन्च किए जा रहे हैं। दूसरी ओर इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर रॉकेट से जवाबी हमले जारी हैं। लेबनान का हिजबुल्लाह आतंकी गुट भी हमास के हमलों में शामिल है। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुई आपात बैठक में इजराइल के राजदूत ने हमास पर युद्ध अपराध का आरोप लगाया। इस बीच पेंटागन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल को गोला बारूद और उपकरण प्रदान करेगा और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के हमलों के जवाब में मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना को बढ़ावा देगा। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने एक बयान में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका तेजी से इजराइल रक्षा बलों को युद्ध सामग्री सहित अतिरिक्त उपकरण और संसाधन प्रदान करेगी। इजराइल और हमास के बीच युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक आपातकालीन सत्र में बंद दरवाजों के पीछे बैठक की, लेकिन संयुक्त बयान के लिए आवश्यक सर्वसम्मति हासिल करने में विफल रही। अमेरिका ने परिषद के 15 सदस्यों से हमास की कड़ी निंदा करने का आह्वान किया, लेकिन राजनयिकों ने कहा कि रूस की अगुवाई वाले सदस्य फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह की निंदा करने के बजाय व्यापक फोकस की उम्मीद कर रहे थे। परिषद ने लगभग 90 मिनट तक जो बैठक की उसमें संयुक्त राष्ट्र मध्य पूर्व के शांति दूत टोर वेंसलैंड की ब्रीफिंग को सुना गया। और अब रुक करते हैं खेल जगत की खबरों का। आईसीसी एक दिवसीय विश्व कप में आज होने वाले मुकाबले में न्यूजीलैंड का सामना नीदरलैंड्स के साथ है। हैदराबाद में होने वाले इस मैच में न्यूजीलैंड अपनी दूसरी जीत दर्ज करने उतरेगी। गौरतलब है कि विश्व कप के ओपनिंग मैच में कीवी टीम ने गत विजेता इंग्लैंड को करारी शिकस्त दी थी। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के हाथों अपने पहले मैच में हार झेलने वाली डच टीम इस मैच में अपसेट कर वर्ल्ड कप और में रोमांच पैदा करने के इरादे से उतरेगी। इससे पहले दोनों टीम वनडे मैच में 4 बार आमने सामने आ चुकी हैं और हर बार न्यूजीलैंड विजयी रही। फिर से रुक नई दिल्ली का, जहां राष्ट्रपति कृषि खाद्य प्रणाली पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन को कर रही हैं अब संबोधित।
Agriculture and Farmers Welfare, Shri Narendra Singh Tomar ji, Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare, Sushri Shobha ji and Shri Kailash Chaudhary ji, Secretary Department of Agriculture and Farmers Welfare, Shri Manoj Ahuja ji, Secretary Department of Agriculture Research and Education and Director General ICAR Dr. Himangshu Pathak ji, Executive Managing Director CGIAR Dr. Andrew Campbell ji, South Asian Regional Director CGIAR Dr. Temina Lalani Sarif ji, Director General Impact Platform CGIAR Dr. Nicolene Dehan ji, distinguished delegates, ladies and gentlemen. I am really delighted to be a part of the international conference which is attended by eminent personalities and distinguished scientists from all over the world. I welcome all of you to New Delhi. It gives me great satisfaction to inaugurate this conference which focuses on bridging the gap between research and impact in order to achieve resilient, equitable and just agri-food systems. Ladies and gentlemen, as I understand the theme for this conference, from research to impact towards just and resilient agri-food systems, is quite profound. The evolution of human beings from hunting primates to food cultivators sums up a fascinating cultivational journey. The irony is that as we enter the modern age, we are still grappling with the challenges of attaining just and resilient agri-food systems. Each word in this theme is not only desirable, noble, and ambitious, but also showcases the need of the hour. A society, irrespective of its prosperity, will cease to exist if it is devoid of justice. Any system of thought, any institution or any arrangement will be untenable if it is unjust. But when it comes to gender justice, agriculture, which is known as the oldest science, is found wanting even in the modern times. Let me remind you that the disruption caused by the COVID-19 pandemic has adversely affected industries and services. In these trying circumstances, agriculture gives hope. Humanity cannot survive without food grains. However, the pandemic has also brought to the fore a strong correlation between the agri-food systems and structural inequality in society. As compared to men, women suffered more jobless loss in the pandemic years that triggered migrations. At the global level, we have seen that women have been kept outside the agri-food systems for long. For example, women are unpaid workers, tillers and farmers in the field, but not the owners of the land. They form the bulk of the lowest pyramid of the agriculture structure, but they are denied the opportunity to climb the ladder to assume the role of decision makers. Women sow, grow, harvest, process and market our food. They are indispensable in making every grain reach from farm to plate. But still, across the world, they are held back and stopped by discriminatory social norms and barrier to knowledge, ownership, assets, resources and social networks. Their contribution is not recognized, their role is marginalized, and their agency is denied in the whole chain of the agri-food systems. This story needs to change. In India, we have been witnessing those changes, with women getting more empowered through legislative and governmental interventions. There are many stories of women turning into successful entrepreneurs in this sector. Modern
women are not abala but sabala, that is, not helpless but powerful. We need not only women's development but women-led development. Hence, making our agri-food systems more just, inclusive and equitable is not only desirable but also crucial for the well-being of the planet and humankind. I am elated to know that the Gender Impact Platform in the consultative group of international agriculture research is working on putting equality and inclusion at the heart of food system research by focusing on women not as the objects of transformation but as the agents and drivers of the transformation. I extend my congratulations as well as well-based wishes to the CGIAR, ICAR, which together are addressing the important issues of gender and social inclusion in the agri-food systems. Ladies and gentlemen, this crisis of COVID-19 conflict and climate change have aggravated the challenges and problems faced by the agri-food systems. Climate change is an existential threat. The clock is ticking and we need to act now, act fast and act swiftly. On one hand, climate change, global warming, melting ice caps and extinction of species are disrupting the food production. On the other hand, the agri-food cycle is not sustainable and eco-friendly. It is hindering climate action and causing an increase in greenhouse gases. Hence, our agri-food systems are stuck in a vicious cycle. We need to break this chakravyuh. At the same time, we need to increase biodiversity and restore ecosystems so that food and nutritional security can be assured through the agri-food systems along with a more prosperous and equitable future for all. Ladies and gentlemen, the Indian government has given the call for vocal for local. We need to adapt this in the agri-food systems too. We need to change our consumption patterns. We need to go local not only for the sake of our health but for the health of the planet. We also need to diversify our diets to include a variety of food. We need to move away from the rice wheat system to end the hidden hunger. In this context, we can all remember the Global Conference on Millets, also called Sri Anna, which was held in this very auditorium in March this year. After persisting efforts by India, the year 2023 was declared the International Year of Millets by the United Nations. While the pandemic showed the fundamental strength of agriculture, it also exposed the sector's worst vulnerability. Agriculture cannot be promoted solely on the commercial considerations. This sector's social obligations is critical to survival of humanity. Similarly, the ongoing conflicts in some parts of the world have impeded the upstream and downstream processes of the agri-food systems, whether it be the availability and the price of key intermediate inputs or the supply or marketing of the output. Ladies and gentlemen, for ecologically sustainable, ethically desirable, economically affordable and socially justifiable production, we need research which can enable conditions to reach these goals. We need a systematic understanding of how to transform the agri-food systems, and I hope that this conference and this esteemed community will take all the measures and steps to achieve these milestones. The agri-food systems should be resilient and agile so that they can withstand shocks and disruptions.
to make nutritious and healthy diets more accessible, available, and affordable for all. At the same time, they should be more just, equitable, and sustainable. Today, the best of the minds in this field are here. I hope and wish that during the next 4 days in your deliberations, you will consider all the issues and will pave the way for positive transformation of the agri-food systems. I will end my speech on the same note with which I started. I said at the beginning of this address that each word in the theme of this conference is desirable, noble, and ambitious. I would make an addition that it is actually achievable if we work collectively towards that end, if we harness the potential of research to create an approach which is just and inclusive of all voices. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Madam President. Your leadership and your guidance to these vital issues will help us in bringing these positive transformations in agriculture and working towards the well-being of the planet. Ladies and gentlemen, may I request you to please rise. और आप देख रहे थे यहाँ पे नई दिल्ली से सीधा प्रसारण, जहाँ पे राष्ट्रपति कृषि खाद्य प्रणाली पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन को वो संबोधित कर रही थी। किस तरह से कृषि के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है और भारत इसमें किस तरह से अग्रणी भूमिका निभा रहा है, तमाम मुद्दों पर यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में, इस सम्मेलन में बातचीत की जा रही है और चर्चा की जा रही है। रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए दूरदर्शन न्यूज़ के साथ।